यदि आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर चुके हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि मुझे आगे भी इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो नीचे आ रहे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करिए, क्योंकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस से रो डेटा का इनपुट लेता है और उस डेटा पर काम करके रिजल्ट को आउटपुट के रूप में बदलता है। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहा जाता है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार हमसे इंटरव्यू या एग्जाम में कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो देखिए कंप्यूटर में इन 8 कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है। तो कंप्यूटर देखिए इन 8 कैरेक्टर्स से मिलकर बना है। तो यहाँ पर C का मतलब है कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर इंजीनियरिंग, कई जगह पर इसे एजुकेशन भी बोलते हैं, और R फॉर रिसर्च। और इन सबको अगर हम आपस में मिला दे तो क्या बन जाएगा? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग रिसर्च। तो ये क्या है? कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। ओके, कंप्यूटर का इन्वेंशन चार्ल्स बेबेज ने किया था, यानी कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। आपको इसे याद रखना है। और इसे इन्होंने 1837 में बना लिया था। ओके, तो जो ईयर है वो देखिए आपको अलग अलग वेबसाइट पे कई अलग मिल सकता है। तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था उसे चार्ल्स बेबेज द्वारा ही बनाया गया था और इसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ओके, इसे भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कई गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर, वो है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ओके, याद रखना है आपको। अब फ्रेंड्स देखिए हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कई बार कई गवर्नमेंट एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिए। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियां, यानी आज जिन कंप्यूटर्स को हम यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर हमें डायरेक्ट नहीं मिले, हमें पहले कई तरह के कंप्यूटर्स को यूज करना पड़ा था। तो वो किन जनरेशन के कंप्यूटर थे उनके बारे में ही हमें जानना है। तो जो सबसे पहली जनरेशन आई थी वो थी फर्स्ट जनरेशन। अभी फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959 तक रही। और फ्रेंड्स इस जनरेशन के अंदर सीपीयू और मेमोरी के रूप में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था और वैक्यूम ट्यूब की साइज काफी बड़ी होती थी और वैक्यूम ट्यूब कई सारे यूज करने पड़ते थे, इसलिए इन कंप्यूटर्स की जो साइज थी वो काफी बड़ी थी, यानी एक कमरे के बराबर के कंप्यूटर हुआ करते थे। आप इमेज में भी देख सकते हैं। ये जो कंप्यूटर थे ये कंप्यूटर अनरिलायबल थे, मतलब ये विश्वसनीय नहीं थे। इनके द्वारा जो रिजल्ट आता था उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। ये मशीनी लैंग्वेज सपोर्ट करते थे, इन लैंग्वेजेस को केवल साइंटिस्ट ही समझ सकते थे और इन कंप्यूटर को ज्यादातर साइंटिस्ट ही यूज करते थे, क्योंकि इनकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी, हर कोई इन्हें खरीद नहीं सकता था। तो फ्रेंड्स ये जो कंप्यूटर थे ना ये बहुत ज्यादा हीट को जनरेट करते थे, कारण क्योंकि इनकी साइज काफी बड़ी थी। तो फ्रेंड्स इन कंप्यूटर्स को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशन यानी एसी की जरूरत होती ही थी। साइज काफी बड़ी थी, इसलिए इन कंप्यूटर्स को उठाकर आप एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते थे, इसलिए ये नॉन पोर्टेबल कहलाते थे। और फ्रेंड्स इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था, जो कि काफी स्लो थे। तो फ्रेंड्स इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर है जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, उनमें से एक है एनेक, एविक, IBM 701, IBM 650। तो ये क्या है? इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। तो जो सेकंड जनरेशन है वो 1959 से लेकर 1965 तक चली। ठीक है, इस जनरेशन के बीच में जो भी कंप्यूटर थे वो सभी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। इस जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज होता था। अब वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर में क्या था? साइज का डिफरेंस था। वैक्यूम ट्यूब की साइज काफी बड़ी थी जबकि ट्रांजिस्टर की साइज थोड़ी छोटी थी, और ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से थोड़े सस्ते भी होते थे और जो पावर कंजप्शन है वो भी कम करते थे। इस वजह से कंप्यूटर थोड़ा छोटा हो गया और फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो फास्ट था। एयर कंडीशन अभी भी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में रिक्वायर्ड था, यानी एसी आपको लगाना ही पड़ता था। इस जनरेशन में देखिए बस एक अच्छी बात ये थी कि इस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस भी यूज होने लगी, जैसे कि फोल्ट्रान, कोबोल और असेंबली लैंग्वेज। इस सेकंड जनरेशन के अंदर इन लैंग्वेज का यूज होने लगा। ये कंप्यूटर
फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले थोड़े रिलायबल थे, मतलब इनसे जो रिजल्ट आता था उन पर थोड़ा विश्वास किया जा सकता था अगर कंपेयर करें हम फर्स्ट जनरेशन से तो। और फ्रेंड्स, ये जो कंप्यूटर थे अभी भी कॉस्टली थे, इन्हें केवल साइंटिस्ट द्वारा ही यूज किया जा रहा था। सेकेंड जनरेशन में यूज होने वाले कुछ कंप्यूटर है जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, वो है IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604। ये सभी क्या है, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर है। ओके, अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन 1965 से 1971 तक चली। इस जनरेशन के कंप्यूटर में IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लगा, और इंटीग्रेटेड सर्किट का जो आविष्कार है वो जैक केल्वाई ने किया था। जब से इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का डेवलपमेंट हुआ, कंप्यूटर साइज में काफी छोटे हो गए। अगर हम फर्स्ट और सेकंड जनरेशन से मुकाबला करें तो जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो काफी छोटे थे, और काफी छोटे होने की वजह से कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, और एयर कंडीशन तो अभी भी रिक्वायर्ड था। ओके, लेकिन फ्रेंड्स इन कंप्यूटर की एक खास बात थी, वो ये थी कि ये कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोल्ट्रान सेकंड से फोर्थ तक, कोबोल, पास्कल, बेसिक जैसी हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज करते थे। और फ्रेंड्स ये जो कंप्यूटर थे काफी रिलायबल थे। और फ्रेंड्स इसी जनरेशन से रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होने लगे। अगर फ्रेंड्स थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन से कंपेयर किया जाए तो ये फास्ट और बहुत ही ज्यादा कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाले कंप्यूटर थे, लेकिन ये कंप्यूटर अभी भी कॉस्टली थे। तो फ्रेंड्स इस जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर यूज होते थे, देखिए उनके नाम है IBM 360 सीरीज, Honeywell 6000 सीरीज, PDP, IBM 370 एंड 500 प्लस सिलेक्शंस। CDS1 2024 के बाद अब आगाज हो गया है CDS1 2025 में सिलेक्शंस का। अब आप होंगे नेक्स्ट। अब आपको नेक्स्ट ऑफिसर बनाने के लिए टैप टू क्रैक की टीम लेकर आई है CDS1 168। ये सभी कंप्यूटर इस जनरेशन में यूज होते थे। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980s तक रही। जैसे फोर्थ जनरेशन आई तो फ्रेंड्स कंप्यूटर के अंदर क्रांति आ गई। अब कंप्यूटर के अंदर क्रांति क्यों आ गई? क्योंकि फोर्थ जनरेशन से ही कंप्यूटर हर जगह यूज होने लगे। जहां भी आज आप कंप्यूटर को देखते हो, फोर्थ जनरेशन से ही वहां पर कंप्यूटर यूज होने लगे थे। अब इस जनरेशन को इतना अच्छा किसने बनाया? इस जनरेशन को अच्छा बनाया VLSI ने। VLSI एक सर्किट बनाया गया जिसका पूरा नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, और इसको IC की जगह पर यूज हुआ। यानी कंप्यूटर में जो सबसे मेन डिवाइस था वो VLSI ही था। इस VLSI ने कंप्यूटर को काफ़ी छोटा और फास्ट कर दिया। जब ये जनरेशन आई तो इस जनरेशन के अंदर सभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होने लगा। साथ ही इन कंप्यूटर्स के अंदर एयर कंडीशन की जरूरत भी नहीं थी। साथ ही कंप्यूटर पोर्टेबल भी थे। इन कंप्यूटर को उठाकर कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता था। यह कंप्यूटर काफी सस्ते थे जिसे आसानी से खरीदा जा सकता था। यह कंप्यूटर रिलायबल थे। फ्रेंड्स फोर्थ जनरेशन से ही इंटरनेट का कंसेप्ट भी आया, यानी इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ। तब से कंप्यूटर में और ज्यादा क्रांति आ गई जब से इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ। यानी आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन से ही इजिली अवेलेबल होना स्टार्ट हुए। इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर के नाम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। डेक 10, स्टार 1000, PDP 11, कैरी 1 सुपर कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी फोर्थ जनरेशन। अब फ्रेंड हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन 1980 से लेकर अभी तक चली आ रही है। यानी आप जो भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो सभी फिफ्थ जनरेशन के अंदर आते हैं। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर VLSI की जगह एक नई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और उसका नाम है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस टेक्नोलॉजी से मिलकर ही माइक्रो प्रोसेसर बना है। यानी अभी जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर आता है, और माइक्रो प्रोसेसर के यूज की वजह से कंप्यूटर परफॉर्मेंस और स्पीड में काफी अच्छे हो गए हैं। इसलिए इन कंप्यूटर का यूज हैवी वर्क में किया जाता है, जैसे कि रोबोटिक्स में, गेम प्लेइंग के अंदर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। साथ ही इन कंप्यूटर का यूज AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो फिफ्थ जनरेशन है काफ़ी पॉपुलर जनरेशन है, और अभी जितने भी कंप्यूटर हैं ये सभी फिफ्थ जनरेशन के अंदर ही आते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो केवल फिफ्थ ही है। अब जो जनरेशन आती हैं वो प्रोसेसर की जनरेशन आती है, यानी माइक्रो प्रोसेसर की जनरेशन आती है। जो साइंटिस्ट है वो प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाने में और प्रोसेसर की साइज को छोटा करने में लगे हैं। यानी अब जितनी भी जनरेशन आगे आने वाली है वो सभी जनरेशन प्रोसेसर की जनरेशन है, ना कि कंप्यूटर की जनरेशन। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने सुना होगा Core i3 फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन,
10 जनरेशन, अभी 11 जनरेशन भी आने वाली है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर की जनरेशन, ना कि कंप्यूटर की जनरेशन। क्योंकि अब कंप्यूटर तो छोटा कर लिया गया है, काफ़ी फास्ट कर लिया गया है, अब तो केवल प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने बना रखा है, यह है सीपीयू का इंटरनल डायग्राम। मतलब कि सीपीयू कैसे इंटरनल प्रोसेस करता है उस चीज के लिए एक डायग्राम है। लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू कंप्यूटर का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का माइंड भी कहा जाता है। देखिए सीपीयू कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर को ही कहा जाता है। अब माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के अंदर अलग अलग कैपेसिटी और परफॉर्मेंस के हिसाब से आते हैं, जैसे कोर i3, कोर i5, कोर i7, और इनके अंदर भी जनरेशन और इनके काम करने की स्पीड। तो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर डिटेल वीडियो मैं कभी अलग से बना दूंगा। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि माइक्रो प्रोसेसर को ही हम सीपीयू कहते हैं। और आज हम माइक्रो प्रोसेसर के या सीपीयू के इंटरनल प्रोसेस के बारे में ही जानने वाले हैं कि कैसे सीपीयू काम करता है। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। तो इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के वो डिवाइस होते हैं जिनकी सहायता से हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर सीपीयू तक भेजते हैं। यानी वह सभी डिवाइस जो डेटा को कंप्यूटर में भेजने का काम करते हैं, सिंपली अगर हम समझे तो वह सभी डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब ऐसे डिवाइस कौन कौन से हैं? वैसे तो ऐसे डिवाइस बहुत सारे, बट अभी एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है। क्यों है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ऐसे डिवाइस जिन पर क्या आता हो, रिजल्ट आता हो या आउटपुट आता हो, वो सभी डिवाइस कहलाते हैं आउटपुट डिवाइस। जिस डेटा पर कंट्रोल यूनिट प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट जनरेट करता है, तो कंट्रोल यूनिट रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस पर ही भेजता है। तो ऐसे डिवाइस जो डेटा को रिजल्ट के रूप में शो करते हैं, वो सभी डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। ओके, आपको ऐसे समझना है। तो कौन से ऐसे डिवाइस है जो आउटपुट डिवाइस के अंदर आते हैं? सबसे पहले आता है मॉनिटर, फिर आता है प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर आई थिंक आप जानते होंगे, अभी मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की, यानी सीयू की। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, कंट्रोल करने वाली यूनिट। इस यूनिट का काम होता है सभी डिवाइस पर कंट्रोल रखना, इनपुट से आने वाले डाटा को प्रोसेस करना, आउटपुट तक पहुंचाना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तक पहुंचाना। तो ये यूनिट क्या करती है? कंट्रोल करने का काम करती है। अब कैसे करती है, कैसे डेटा आउटपुट तक पहुंचता है, उसे देखिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसा कि हमने डेफिनेशन में समझा था कि ऐसे डिवाइस जो कि डेटा को कंप्यूटर में भेजने का काम करते हैं, यानी सीपीयू तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो सभी डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आता है, कीबोर्ड। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बनता है कि कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस में क्यों रखा। अब जैसे मान लीजिए आपने कीबोर्ड से कुछ भी लिखा, जैसे आपने लिखा कंप्यूटर। ओके, अब कंप्यूटर जैसे आपने कीबोर्ड से टाइप करा, तो कीबोर्ड से यानी तार से होता हुआ ये डेटा कहाँ जाएगा? कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा। यानी कीबोर्ड इनपुट डिवाइस में जुड़ा हुआ है और इनपुट डिवाइस इनडायरेक्टली सीपीयू से जुड़ा हुआ है। और सीपीयू, ये जो हम पूरा स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, सीपीयू का ही इंटरनल स्ट्रक्चर है। यानी हम प्रोसेस को समझ रहे हैं, एक्चुअल में प्रोसेस कैसे सीपीयू काम करता है। तो कीबोर्ड से हमने जैसे कोई भी कैरेक्टर को प्रेस किया, तो जो डेटा है ना वो कहाँ गया है? कंट्रोल यूनिट के पास गया है, यानी अंदर गया है, कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के पास। तो एक्चुअल में ये तो पूरा ही सीपीयू है, और सीपीयू के अंदर भी किस पार्ट के पास गया है? कंट्रोल यूनिट के पास गया है। इसलिए कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस में रखा है, क्योंकि जब भी कीबोर्ड से कोई हम की को प्रेस करते हैं तो डेटा कहाँ जाता है? अंदर। अब यहाँ पर मैं बार बार एक वर्ड का यूज कर रहा हूँ, वो है डेटा। अब देखिए डेटा क्या होता है। देखिए डेटा मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी क्या है? डेटा है। कंप्यूटर में आप कोई भी इंफॉर्मेशन पास करते हैं तो वो क्या होता है? डेटा होता है। या कंप्यूटर में जो भी स्टोर्ड फॉर्मेट में रॉ मटेरियल है वो भी क्या है? डेटा है। जैसे MP3, वीडियोस, गेम्स, वॉलपेपर, ये सभी क्या होता है? डेटा ही होता है। तो जब डेटा इनपुट डिवाइस से कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, तो ऐसे सभी डिवाइस इनपुट डिवाइस में आते हैं जो कि डेटा को कंट्रोल यूनिट तक भेजने का काम करते हैं। तो उनमें से एक हमने अभी समझा कीबोर्ड। और कीबोर्ड को मेरे कहने से इनपुट डिवाइस में नहीं रखा, क्योंकि जब हम की को प्रेस करते हैं तो डेटा कहाँ जाता है? कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, इसलिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अब देखिए क्या होगा कि कंट्रोल यूनिट के पास जो भी आपने कीबोर्ड से एंटर करा वो कहाँ जाएगा? कंट्रोल यूनिट के पास हो जाएगा। अब कंट्रोल यूनिट क्या चेक करता है कि जो डेटा आया है उस पर क्या कोई इसे प्रोसेस करना है। तो इसने क्या देखा कि अभी आपने कंप्यूटर टाइप करा है, तो कंप्यूटर कैरेक्टर से मिलकर बना है, तो ये सीधे क्या करेगा? इसे
यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा, कहाँ पर, आउटपुट डिवाइस में। अब आउटपुट डिवाइस में क्या आता है हमारा, मॉनिटर। अब मॉनिटर पर क्या जाएगा, जो भी आपने कीबोर्ड से टाइप कर A sport that's fueled by data. करा, वो आपके मॉनिटर की स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ। तो आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर क्यों आ रहा है, क्योंकि इस पर क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। देखिए मॉनिटर से तो कुछ हम इनपुट नहीं कर रहे हैं ना, मॉनिटर पर क्या ले रहे हैं, हम आउटपुट ले रहे हैं। इसलिए मॉनिटर किस में आता है, आउटपुट डिवाइस में आता है। ओके, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस में क्यों आया, क्योंकि हमने डेटा कहाँ भेजा है, अंदर, और अंदर कंट्रोल यूनिट ने चेक करा कि जो डेटा है वो डेटा क्या उसे डायरेक्ट मॉनिटर पर ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो जो करेक्टर से मिलकर बना हुआ डेटा है उसे डायरेक्ट कंट्रोल यूनिट ने आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर पर ट्रांसफर कर दिया। अब मान लो आपने यहाँ पर देखिए इनपुट में माउस भी आता है। माउस से आपने क्या करा, कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर जो है उसे ओपन करा। ओके, तो कैलकुलेटर आपने ओपन करा तो कंट्रोल यूनिट को पता लगेगा कि यूजर क्या चाहता है, कैलकुलेटर यूज करना चाहता है। तो मॉनिटर पर क्या होगा, आपको कैलकुलेटर ऐसे ओपन दिखाई दे जाएगा, यानी ये रन मोड में आ जाएगा और आप यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन करने के लिए आपने कीबोर्ड से, देखिए मॉनिटर पर तो आउटपुट दिख रहा है, कंट्रोल यूनिट ने कैलकुलेटर वाले सॉफ्टवेयर को ओपन कर दिया। अब आपने इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड से +2 टाइप किया, तो ये 2+2 कीबोर्ड से यानी तार से होता हुआ कहाँ गया, अंदर गया कंट्रोल यूनिट के पास। अब कंट्रोल यूनिट ने चेक करा कि जो डेटा इस बार आया है ना, ये डेटा कैसा आया है, एक न्यूमेरिक डाटा आया है, कैलकुलेशन करने वाला डेटा आया है, इस पर इसे कैलकुलेशन करनी है। तो कंट्रोल यूनिट का काम कैलकुलेशन करना नहीं होता, कंट्रोल यूनिट तो कंट्रोल करता है डेटा को। तो यहाँ से कंट्रोल यूनिट डेटा को कहाँ भेज देगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास। अब ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है, जो भी कैलकुलेशन वाला डेटा है ना उस पर काम करना। तो 2+2 को 4 में कौन बदलेगा, 2+2 को 4 में बदलेगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इस यूनिट का काम होता है कैलकुलेशन करना, कोई भी न्यूमेरिक डाटा पर या कोई भी लॉजिकल डाटा पर काम करना। ये सब काम किसका होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का होता है। तो अब क्या होगा, जो डेटा है ना वो डेटा कंट्रोल यूनिट ने यानी 2+2 कहाँ भेज दिया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास भेज दिया। और अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ने इसे क्या करा, 4 में बदला, और 4 में बदलने के बाद इसे वापस कंट्रोल यूनिट को दिया, और कंट्रोल यूनिट ने इसे आउटपुट डिवाइस में यानी मॉनिटर पर जो कैलकुलेटर ओपन है ना उसमें यहाँ पर 4 आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन ये 4 किसने बदला था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ने कैलकुलेशन करने के बाद इसे 4 में बदला है। ओके फ्रेंड, तो कुछ इस तरह से इंटरनल प्रोसेस होती है, यानी कैलकुलेशन वाला सारा काम कौन संभालता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जॉब इंटरव्यू में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या काम होता है। तो इसका काम होता है कैलकुलेशन करना, ठीक है, लॉजिकल डेटा पर काम करना। जैसे लॉजिकल डेटा हो गया कि 2 > 3, कि क्या 2 3 से ग्रेटर देन है, तो नहीं है। तो ये सब कौन चेक करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सब काम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का, ठीक है। तो इस तरह से इनपुट डिवाइस में वह सभी डिवाइस आएंगे जो डेटा को इनपुट करने में हेल्प करेंगे। कंट्रोल यूनिट का काम हो गया डेटा पर कंट्रोल करना, आउटपुट डिवाइस का काम हो गया डेटा को रिजल्ट के रूप में शो करना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम हो गया कैलकुलेशन करना, ठीक है, न्यूमेरिक डेटा पर कैलकुलेशन करके आउटपुट देना। इसके बाद देखिए एक यूनिट और है, वो है मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट के अंदर हम 2 मेमोरी को रखते हैं, एक है प्राइमरी मेमोरी, एक है सेकेंडरी मेमोरी। और मेमोरी पर अलग से एक चैप्टर है जिसे मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको डिटेल्ड में समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जो भी डेटा या जो भी कैलकुलेशन हो रही है या जो भी कंप्यूटर में प्रोसेस चल रहा है, वो प्रोसेस अगर एक सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में काम कर रहा है तो सब कुछ मेमोरी के अंदर से ही हो रहा है। ओके, मेमोरी का काम होता है डेटा को लोड रखना। अब ये डिपेंड करेगा कि डेटा परमानेंट सेव है तो सेकेंडरी मेमोरी में होगा, और अगर डेटा टेम्परेरी है तो प्राइमरी मेमोरी में होगा। इसे मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा इससे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। फिलहाल इतना ही। ओके, अब हम सभी इनपुट डिवाइस को लाइन बाय लाइन समझते हैं, फिर मैं आपको आउटपुट डिवाइस बताऊंगा डिटेल्ड में। ओके, तो चलिए अब इनपुट डिवाइस को हम डिटेल में जानते हैं कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इनपुट डिवाइस के अंदर सबसे पहले हम रखते हैं कीबोर्ड को, जिसे मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। फिर है माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक्स टैबलेट, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजर। इसके बाद आता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, OCR, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड देखिए कुछ इस तरह का दिखाई देता है, वैसे आप सभी ने देखा होगा। कीबोर्ड के बारे में ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको ये बताता हूँ कि कीबोर्ड के अंदर जो ये सबसे ऊपर वाली कीज़ होती हैं F1 से लेकर F12 तक, इन्हें हम फंक्शंस कीज़ कहते हैं।
इसके बाद देखिए यहाँ पर ये न्यूमेरिक की होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट की है, ए से लेकर जेड तक। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ टॉगल कीज होती हैं। टॉगल का मतलब होता है जिनका भी डबल काम होता हो, उल्टा काम होता हो, जैसे कैप्स लॉक। कैप्स लॉक अगर ऑन है तो कैपिटल लेटर में टाइप होगा, अगर ऑफ है तो स्मॉल लेटर में टाइप होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है तो साइड में आपको न्यूमेरिक पैड दिखाई देगा, जिसमें अलग से कैलकुलेशन करने के लिए आपको बटन दिए होते हैं, जो यहाँ पर साइड में होता है। ओके, तो ये है हमारा कीबोर्ड। एक नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर 102 से लेकर 104 की तक होती है। वैसे मैं आपको कीज़ पर ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए आजकल कीबोर्ड्स कई तरह के आ रहे हैं जिन्हें हम मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहते हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में आपको काफ़ी सारे एक्स्ट्रा बटन मिल जाएंगे, जिन्हें मैं आपको काउंट करके नहीं बता सकता, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मल्टीमीडिया कीबोर्ड लिया है। जितना आप पैसा कीबोर्ड पर खर्च करेंगे आपको उतना अच्छा मल्टीमीडिया कीबोर्ड मिलेगा। मल्टीमीडिया कीबोर्ड की एक खासियत होती है, वो ये होती है कि इसमें कुछ आपको शॉर्टकट वाले बटन दिए होते हैं। जैसे मान लो आपको कैलकुलेटर ओपन करना है तो यहाँ ऊपर एक कैलकुलेटर का बटन होगा, जैसे आप उस बटन को दबाएंगे तो ऑटोमेटिक कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। मान लो आपको ब्राउज़र ओपन करना है तो एक बटन होगा, आप ब्राउज़र वाला बटन दबाएंगे तो ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। आपको वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो वहाँ पर एक प्लस माइनस का बटन होगा, उससे क्या होगा, जो आपके कंप्यूटर की वॉल्यूम है वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे काफ़ी सारे आपको शॉर्टकट बटन मिल जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितना महंगा कीबोर्ड खरीदा है। तो कीज़ यहाँ पर कोई मायने नहीं रखती है कि कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती है, ये डिपेंड करता है कि आपने कीबोर्ड कौन सा लिया है। ओके, अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की, वो है हमारा माउस। माउस को एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। एक नॉर्मल माउस में केवल 2 ही बटन हमें मिलेंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। बीच में हमें एक स्क्रॉल करने के लिए एक व्हील मिलता है, जिसे आगे पीछे करने पर हम पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आज के समय में आपको काफ़ी अलग अलग तरह के माउस देखने के लिए मिलेंगे, जैसे गेमिंग माउस। गेमिंग माउस में आपको काफ़ी सारे एक्स्ट्रा बटन यहाँ पर साइड में मिल जाएंगे, जिनसे आप क्या कर सकते हैं, गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल माउस के अंदर आपको केवल 2 ही बटन दिखाई देंगे, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा, बीच में आपको स्क्रॉल करने के लिए एक व्हील दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स माउस भी 2 तरह के आते हैं, वायर्ड माउस और वायरलेस माउस, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करते हैं, यह है हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का यूज़ कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता है। और इसे इनपुट डिवाइस में क्यों रखते हैं, क्योंकि जब आप कंप्यूटर पर गेम खेल रहे होते हैं तो यहाँ से आप जो भी बटन प्रेस करते हैं आपका गेम उसी हिसाब से कंट्रोल होता है। तो जब आप बटन प्रेस करते हैं तो कमांड इन्फॉर्मेशन यानी कि सिग्नल्स कहाँ जाते हैं, कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट के पास जाते हैं, यानी CPU में जाते हैं। तो जो भी डिवाइस डेटा को, सिग्नल्स को कंप्यूटर में भेजने का काम करते हैं, वो उन्हें किस में रखते हैं, हम इनपुट डिवाइस में रखते हैं। तो जॉयस्टिक भी क्या कर रहा है, डेटा और सिग्नल्स को कहाँ भेज रहा है, कंप्यूटर में भेज रहा है। और इसका यूज़ कब किया जाता है, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है फ्रेंड्स, वो है लाइट पेन। लाइट पेन का यूज़ करके आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका यूज़ ड्राइंग करने के लिए किया जाता है। आपने काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराने वाले यूट्यूब चैनल देखे होंगे, उनके पास एक डिजिटल बोर्ड होता है, यानी उस बोर्ड पर वो डायरेक्ट लिखते हैं तो वो जो भी लिखते हैं वो छपता जाता है। तो लाइट पेन भी कुछ इसी तरह से काम करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए आपको इसमें दिखाई दे रहा है इमेज में एक टैबलेट है। इस टैबलेट पर चाहे तो डायरेक्ट ड्राइंग की जा सकती है, जो भी ड्राइंग इतना सज धज के हेयर कट। It's in fashion. अरे